बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर जो है बेसिकली हम डेटा स्ट्रक्चर्स को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हमने जो 2 हफ्ते स्पेंड किए हैं उसमें हमने ये देखा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। फिर हमने लिंक लिस्ट जो एक डेटा स्ट्रक्चर है हमने उसको स्टडी किया था। और अब हम मज़ीद 2 डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि स्टैक्स और क्यूज के मुतालिक डिटेल्स उसमें जो है वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे रोड मैप में हमने इनिशियली एल्गोरिदम्स का कुछ पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है, जिसमें हमने रैंडमाइज एल्गोरिदम्स देखे थे और रेफरेंसेस देखी हैं, सॉर्टिंग देखी है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करना सीखा है। बेसिकली डिवाइड एंड कंकर की जो अप्रोच थी वो हमने देखी है। अब जो है वो इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर 2 लेक्चर्स हों, इसके ऊपर हम एन लेक्चर्स कवर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लास की जो सूरत हाल रहती है। फिर हमारे पास बाद में ग्राफ्स हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी एल्गोरिदम है, और हम ग्रेजुअली इस सेट की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया है, डिवाइड एंड करके के अप्रोच को देखा था। बड़े मसले थे उसको छोटे मसलों में हमने ब्रेक डाउन किया था, और फिर स्मॉलर प्रॉब्लम्स पे पहुंच पे हमने फाइनली उनको कंबाइन किया था और इस तरह से अपने एल्गोरिदम्स को सॉल्व किया था। तो अब किस तरह से जो है वो हम इस तरह के एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली आप जितने एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे देखेंगे उतना ही आपको समझ आती जाएगी। अभी तक हमने ये जो लिस्ट है, ये एल्गोरिदम्स जो है वो हम देख चुके हैं। और अब इन एल्गोरिदम में हमने जनरली कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो सीखी हैं वो भी देखते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी तो हमने ये देखी थी कि हमें सब प्रॉब्लम्स पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जैसे अगर अरे है तो अरे का हाफ साइज करना है और फिर किसी चीज़ से कंपेयर करके उसको दूसरी इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में मूव आउट करना है, जैसे हम वो क्विक सॉर्ट में हमने किया था। इसी तरह से हमारे पास ये एक चीज़ है कि जब प्रॉब्लम को डिवाइड तो कर दिया, डिवाइड का मतलब है आपने पिवट में भी सिलेक्ट कर दिया और आप एक साइड पे चीज़ें ले गए, दूसरी साइड पे ले गए। अब ये जो प्रॉब्लम्स आप सब प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, अब इनको आपने सॉल्व तो करना है, इनको कंबाइन करने के लिए आपके पास कोई तरीकेकार होना चाहिए। तो वो आपने देखना होता था कि वो हमने किस तरह से करना है। फिर फाइनली जब हमने उनको कंबाइन करना है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो पर रिकर्जन के थ्रू ऑटोमेटिकली वन जो है वो एक प्रॉब्लम में हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ये कि ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको आप सूडो कोड में लिखते हैं या लिखें, और फिर उसके बाद जब आपको लगता है कि सूडो कोड चलता है तो फिर आप उसको एक्चुअल कोड की तरफ लेके जाएं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या टिप्स हो सकती हैं एल्गोरिदम के लिए कि छोटी एग्जांपल्स के ऊपर पहले ट्राई करें। यानी ये ना हो कि आप 8 एलिमेंट्स की में भी अरे या 20 एलिमेंट्स की अरे के ऊपर आप काम करें। अब में भी 3 या 4 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स इवन और ऑड रख के आप देखें कि किस तरह से आपका जो बनाया हुआ एल्गोरिदम है वो चल रहा है। इसी तरह से आप ऐसे एल्गोरिदम स्टडी करें जो कि आपके मसले से मिलते जुलते हैं। जितने ज़्यादा आप एल्गोरिदम स्टडी करेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर वो आपको स्ट्रैटेजीज पता चलेंगी कि लोगों ने कैसे हल किया और आप कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो बेसिकली आप स्ट्रैटेजी सीख रहे होते हैं। वो किस तरह की कि जैसे हमें ये काफ़ी हर लेक्चर में तकरीबन हम ये देखते रहे हैं कि डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच में दो सब प्रॉब्लम्स अगर आप बनाते हैं n/2 साइज की, एक मेन प्रॉब्लम है n और फिर आप उसको सब डिवाइड करते हैं 2 प्रॉब्लम्स में, और आप ये चाह रहे हैं कि आपका बनाया हुआ जो एल्गोरिदम है वो n log n के टाइम से ऊपर ना आ जाए। यानी एल्गोरिदम में भी आप टाइम के हिसाब से डिजाइन कर रहे होते हैं ना। तो फिर आपको ये पता है कि अगर प्रॉब्लम को आप दो में सब डिवाइड करेंगे तो अगर इसको आपने कंबाइन करने के लिए एल्गोरिदम इस शक्ल में लिखेंगे बिग ऑफ एन की फॉर्म में, तभी आप इवेंचुअली एन लॉग एन आपका जो एल्गोरिदम है वो टाइम ले रहा होगा। अगर आप इससे हटेंगे, आप इससे ज्यादा मर्जिंग टाइम लेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपके एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं रहेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चला? ये आपको मल्टीपल एल्गोरिदम्स देखने से आपको पता चला है, रेकरेंसेस को सॉल्व करने से आपको अंदाजा हुआ है कि प्रॉब्लम को डिवाइड करने के बाद मर्ज करने के टाइम की भी कोई आपने थ्रेशोल्ड रखनी है, और फिर ही आप अपने काम पूरे करेंगे। और फिर इसी तरह से आपको ये देखना है कि अगर आपकी अप्रोच नहीं काम करती तो फिर आप उसको रीआइट्रेट करें, किसी और तरीके से सोचें, और सूडो कोड इस तरह से लिख कर जो है वो आप इवेंचुअली आखिर आप अपने सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, यही बात है कि हर बच्चे की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, थिंकिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकती है। आपने उसी तहत चलना है जो आपको ज़्यादा आसान लगता है।
अच्छा, अब वही बात है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि होमवर्क समझ नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, या मिड टर्म में कोई मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, या ऐसे एल्गोरिदम्स आ गए हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं हुए थे। तो बात यही है कि आपको जो कोर्स का मकसद है वो सिर्फ स्ट्रैटेजीज सिखाना है, ठीक है। तो अगर आपने 20 एल्गोरिदम पढ़े हैं और पेपर में आपको कोई एक्स एल्गोरिदम आ जाता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने इन 20 एल्गोरिदम को समझने का तरीका देख लिया, इनका एनालिसिस देख लिया, तो आप इसको भी समझ जाएंगे और इसका भी एनालिसिस कर लेंगे। सो प्रैक्टिकली कोर्स आपको दुनिया में अकेले रहना सिखाता है, ना कि आपको सिर्फ इन्हीं 20 एल्गोरिदम्स का रट्टा लगाना जो है वो सिखा रहा होगा। तो जब ये सारा कुछ हो रहा होगा, तो जो मुश्किल सवाल आपको आता है उसमें फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होती है, लेकिन मेन बात यह है कि क्या आपने वो स्किल डेवलप कर ली है जिससे आप जो है वो उसको हल कर सकते हैं इवेंचुअली, के नहीं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी बुक में बेतहाशा मजीद एल्गोरिदम्स जो है वो अवेलेबल हैं, वो आप स्टडी कर सकते हैं। हर चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो कि आपको ब्रेन को मजीद थोड़ा वाइडली चीज़ों को देखने के लिए, ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखने के लिए मदद करती हैं। अच्छा, अब बेसिकली ये तो रिवीजन हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस लेक्चर में या कमिंग लेक्चर्स में हम क्या गोल रखते हैं काम करने का। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, हमने लिंक लिस्ट देख ली थी, अब हम स्टैक्स और क्यूज इंशाल्लाह देखेंगे। स्टैक्स और क्यूज और लिंक लिस्ट पढ़ने के बाद हमने बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्रीज को देखना है, जो कि हमें इवेंचुअली रेड ब्लैक ट्रीज की तरफ लेके जाएगा, वो हमने पढ़ने हैं। फिर हम ग्राफ्स वगैरह इस तरह की चीज़ों के ऊपर जाएंगे, जैसे आपने रोड मैप देखा। अब क्यूज के बाद मैं यहाँ पे एक लेक्चर और ऐड कर रही हूँ। स्टैक्स और क्यूज जब आप पढ़ लेंगे, तो एक बड़ी जो मेन यू समझ ले के बाद में टेस्ट वगैरह में भी आती है, वो ये नोटेशंस है, विच इज इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दूं। अच्छा, चलें। अब हम पहले थोड़ी सी रिवीजन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर देख लेते हैं कि हमने दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर अब तक देखे हैं। एक हमारे पास अरेज थी और हमने लिंक लिस्ट के ऊपर स्टडी किया था। लेट्स से कि आपके पास अरे सॉर्टेड ऑर्डर में है और लिंक लिस्ट ये जो है वो इस शक्ल के अंदर मौजूद है, ठीक है। सॉर्टेड अरे ये और लिंक लिस्ट आपने इस शक्ल में कर दिए, तो फर्क क्या था हमारे पास। हमने ये कहा था कि ये कॉन्टिगुअस मेमोरी, यानी कि एक के बाद दूसरा जो आपके मेमोरी सेल्स हैं वो इस तरह से तरतीब में आपके पास पड़े होंगे, जबकि लिंक लिस्ट में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वन आपका इधर पड़ा है और बीच में कई मेमोरी सेल्स हैं, और उसके बाद टू आपका इस तरफ पड़ा हुआ है, क्योंकि ईच नोड इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, यानी हर नोड दो बातें सेव रख रही है। एक वो वैल्यू क्या है, एंड पॉइंटर और एड्रेस टू द नोड ऑफ नेक्स्ट वैल्यू, यानी सेकंड जो भी आपकी है उसके पॉइंटर वो किसको पॉइंट कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास इस पर्टिकुलर नोड के अंदर पड़ी हुई है। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास लिंक लिस्ट और अरेज के दरमियान में। अब इसमें ये चीज है जिस चीज की तरफ हम मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ, वो है एडीटी, विच इज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। आपने ये देखा है कि ये दोनों डाटा स्ट्रक्चर्स ही हैं, लेकिन इनके अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं वो दोनों के सेम है। जैसे अरे में आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, अरे से आप डिलीट भी कर सकते हैं, और अरे में आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। सिमिलरली लिंक लिस्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट और सर्च कर सकते हैं। अरे में इंसर्शन का क्या मतलब है कि मे बी मैं इस लोकेशन के ऊपर 9 ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पे ये 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये अभी सॉर्टेड अरे की बात होगी तो 9 तो ऑब्वियसली एंड पे ऐड होगा, लेकिन हो सकता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू मे बी 5 ही होती है और आपने 4 इंसर्ट करना होता तो वो इनके बीच में इंसर्ट होता। इसी तरह से लिंक लिस्ट में भी यही काम आप पॉइंटर से खेल के जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और जो ऑपरेशंस हमने इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट यूजर को प्रोवाइड करने के लिए दिए हैं, वो ये है इंसर्ट, डिलीट और सर्च। यानी यूजर को आप जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप ऑपरेशन अपने डेटा स्ट्रक्चर में डाल दें, और वो डेटा स्ट्रक्चर यूजर की मर्जी के हिसाब से या डिजायर के हिसाब से काम करना शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है कि कोई डाटा स्ट्रक्चर जो आपने इम्प्लीमेंट किया है वो इंटरनली अरे को इस्तेमाल कर रहा हो या इंटरनली लिंक लिस्ट को इस्तेमाल कर रहा हो, तो यूजर को इस बात से कोई कंसर्न नहीं। मेन कंसर्न क्या है कि वो कौन से ऑपरेशंस हैं जो आप यूजर को एक्सपोज करके दे रहे हैं। इंटरनली जो मर्जी होता रहे, इट डज नॉट मैटर। अच्छा, मैटर से मेरा मतलब ये है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हो सकता है अरे या लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली जो है उससे फर्क पड़ जाए, लेकिन वैसे यूजर को जो एक्सपोज हुआ है वो यही है कि चाहे मैं ये ओबीजे
डॉट इंसर्ट करूं, तो अब ये ओबीजे जिस मर्जी डाटा टाइप को, ये इंसर्ट का ऑपरेशन जैसे मर्जी इंप्लीमेंट हुआ वो, इसने मेन काम तो इंसर्ट करना ही है। लेकिन हो सकता है कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अरे से हो तो इसका टाइम कुछ और लग रहा होगा, लिंक्स लिस्ट से हो तो हो सकता है इसका टाइम कोई और लग रहा हो। सो वी डोंट नो अबाउट दिस। तो अब जैसे यहाँ देखें वही सेम एग्जांपल कि अगर 4.5 को अगर इंसर्ट करना हो, तो अरे अगर सॉर्टेड है और आपने इसमें इंसर्ट करना है तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा, आपको बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पहले उसकी लोकेशन ढूंढनी है कि वो किस लोकेशन पे जा रहा है, जिसके लिए आप उसको कंपेयर करेंगे और फिर आप उसको फिक्स करेंगे जहां उसकी लोकेशन बनती है। तो जितने एलिमेंट से कंपेयर होगा, वर्स्ट केस में वो एन एलिमेंट से कंपेयर हो रहा होगा, तो हम इसका जो इंसर्ट करने का टाइम या डिलीट करने का टाइम, दोनों केसेस में एक ही बात है, क्योंकि डिलीट करने के लिए भी आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो किस जगह पे पड़ा हुआ है, फिर उसको वहां से इरेज करना है और फिर बाकी एलिमेंट्स को उसकी जगह पे एक एक शिफ्टिंग जो है मजीद दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसलिए बिग ऑफ एन लेता है। इसी तरह से अगर सर्च की बात करें, तो सर्च अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ये कहेंगे कि ये बिग ऑफ एन में सर्च होगी। अगर मैंने 7 को सर्च करना है तो पहले ये चेक हुआ, ये यहाँ पे 7 मिल गया, तो 7 दफा चेकिंग हुई है, तो हमने कहा है कि 7 दफा लूप चला, तो बिग ऑफ एन ही हो गया रफली। लेकिन हम इस चीज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बिग ऑफ एन से बेहतर तरीके से भी हम सर्च कर सकते हैं। वो आप पॉज करके सोचें कि इससे कम टाइम में हम अरे में सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अब वही बात है, अगर आप थोड़ा सा डिवाइड एंड कनकर वाली अप्रोच को देखने की कोशिश करें, तो अगर अरे सॉर्टेड है और आपने सर्च करना है कोई आइटम, लेट्स से कि आपने 3 को ढूंढना है कि ये अरे ए में है कि नहीं, तो यू नीड टू सिलेक्ट योर पिवट फर्स्ट। ठीक है, हो सकता है आपने पिवट कह दिया कि इट इज योर सेंटर एलिमेंट, सेंटर एलिमेंट से आप कंपेयर करेंगे। अगर तो ये मेरा जो है वैल्यूज के बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें ये पता है कि 4 के इस साइड के ऊपर स्मॉलर एलिमेंट्स हैं और इस साइड के ऊपर जो है वो लार्जर एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर एलिमेंट्स की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि 3 इज लेस देन 4। तो ये चीज ट्रू हो गई है। हम इसके फिर यहाँ पे पहुंच गए, जब लेस देन है लेकिन उसके इक्वल नहीं है, तो हमने इस अरे को अगेन हाफ में डिवाइड कर लिया। ठीक है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 1 2 3 को, अब इसका जब हमने हाफ लिया तो हमें 2 मिला। हमने अगेन 2 से कंपेयर किया कि इज 2 लेस देन, यानी कि 3 इज लेस देन 2 जो आया हुआ है, तो नहीं, 3 तो 2 से बड़ा है। तो अब बजाय हम इस डायरेक्शन में जाने के, हम इस डायरेक्शन में चेकिंग करेंगे, यानी इतने पोर्शन में इधर जाने के बजाय इस तरफ जाएंगे, तो वो एक ही एलिमेंट बचता है और ये एलिमेंट जी हमारे पास 3 के इक्वल है, तो यस हमें जो है वो हमारा एलिमेंट मिल गया। तो अब ये सर्च आप देखेंगे लॉग एन में हो रही है। वो लॉग एन में किस तरह से हो रही है कि पहले आपके पास फुल साइज अरे थी, फिर आपने इसको हाफ में डिवाइड किया अपना काम, फिर अगेन वो आपका काम खत्म नहीं हुआ, तो इस हाफ अरे को फिर आपने हाफ में डिवाइड करके काम किया और फिर आपने काम करके यहाँ पे इस पोर्शन को पर्टिकुलरली, ये मैं अगर यहाँ से इरेज कर दूं, तो हमने इसके बाद अपनी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज की और हम यहाँ पे जब पहुंचे तो यही हमारा एलिमेंट था। तो हमारा चूंकि अरे हर दफा डिवाइड हो रही है, तो इवेंचुअली आप इसको देखेंगे कि ये एन लॉग एन की जो फॉर्म में जो है वो सर्चिंग करके हमें दे रहा होगा। तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि योर अरे हैज टू बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा एल्गोरिथम सर्च वाला। वो फिर इसके लिए आपको वही अगेन मे बी लीनियर सर्च या कोई और सर्च जो है वो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब लिंक लिस्ट में जैसे देखें सॉर्टेड ऑर्डर में चूंकि होना ज़रूरी नहीं है, तो फिर इंसर्ट का ऑपरेशन कितनी कॉस्ट लेगा। अगर हमने इंसर्ट एट स्टार्ट करना है, यानी जब भी इंसर्ट करना है हमेशा इधर इंसर्ट करना है, तो फिर वो सिंपली क्या होगा, पॉइंटर्स चेंज करेंगे और वो स्टार्ट में इंसर्ट हो जाएगा, तो बिग O ऑफ 1 टाइम सिर्फ इंसर्शन का लगेगा अगर इंसर्ट एट स्टार्ट है। इसी तरह से अगर इंसर्ट एट एन है, यानी आखिरी एलिमेंट है, एंड के ऊपर करना है आपने, तो फिर अब आपने देखना है इसको कितना टाइम लग रहा होगा, कि ऑब्वियसली आपको पहले एंड तक पहुंचना पड़ेगा और फिर एंड पे पॉइंटर्स चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ हमने क्या किया है कि हेड को चेंज किया है, हेड को 6 को पॉइंट करवाया, 6 के नेक्स्ट को हमने 7 को पॉइंट आउट करवाया और बाकी सारी अरे जो है वो वैसे ही रही है। तो ये यूनिट टाइम में इंसर्ट हो गया लिंक लिस्ट के।
अब अगर हम इसके सर्चिंग के ऊपर जाते हैं, तो अब सर्चिंग में चूंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में, पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में हमने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में सेव नहीं रखा, तो हमें जाहिर है उसको हर एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जाके जो है वो प्लेस हो रहा है। तो आप सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, जहां आपको मिल जाएगा वही आपकी जो है वो जगह होगी एलिमेंट की। और बस केस में आपको सारे एलिमेंट्स रिवर्स करने पड़ेंगे, तो इट वुड बी बिग ऑफ एन। इसी तरह से डिलीट भी सेम एस्पेक्ट पे काम करेगा। अच्छा, अब इस सारी रिवीजन के बाद हमने लिंक लिस्ट की थोड़ी सी टाइमिंग्स देख ली हैं कि वो इसी तरह से आप जितने भी लिंक लिस्ट के ऑपरेशन आपको बताए गए थे लैब के अंदर, आप उनको परफॉर्म करके उनका टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं वो एडीटी वो क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास स्टैक्स और क्यूज आते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ मॉडल that describes how data is manipulated from the point of view of user। यानी कि यूजर किस तरह से चाह रहा है, आपने अपना जो भी डाटा स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैंने अपने डाटा स्ट्रक्चर का नाम डीएम रख दिया, दिस इज माय डाटा स्ट्रक्चर। और हो सकता है कि मैं अपने डाटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट की ऑप्शन दो ही ना, यानी इस डाटा स्ट्रक्चर में कभी इंसर्ट नहीं हो सकता। इस डाटा स्ट्रक्चर से सिर्फ आप वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। तो जब मैं इस डीएम की डाटा स्ट्रक्चर की क्लास बनाऊंगी, तो इसमें मैं इंसर्ट का फंक्शन लिखूंगी ही नहीं, और मैं इसमें सिर्फ रीड का फंक्शन जो है ना, लेट्स से वो बना देती हूँ। और उस रीड के फंक्शन में जो भी है मैंने रिटर्न कर दिया एक्स वाई जी वैल्यू जो भी। तो जब यूजर कभी भी डी एम के टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है, तो उसके पास उस ऑब्जेक्ट के फंक्शंस कौन से सिर्फ अवेलेबल हैं, विच इज रीड ओनली। रीड के अलावा वो इंसर्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इस डाटा टाइप के अंदर हम इंसर्ट ऑपरेशन दे ही नहीं रहे। तो बेसिकली एडीटी हमारे पास क्या कहती है, वो यही कहती है कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट हमने होने देना है। In other words, the user should get a set of functions and behaviors that are identical regardless of how the model is implemented। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इनलाइन इम्प्लीमेंटेशन क्या है। जैसे ये हो सकता है कि रीड के फंक्शन के अंदर, इस डीएम के अंदर मैं यहाँ पे अरे के साथ जो है वो काम कर रही हूँ। रीड कर रहे हैं, रीड सम वैल्यू, तो हो सकता है उसकी वैल्यू यहाँ कोई काउंटर आई सेव हो और हर दफा वो ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू रीड करने में रिटर्न कर देता हो। तो मुझे ये नहीं पता कि उसने यहाँ पे अपने लिए अरे यूज की हुई है इस डाटा स्ट्रक्चर में, यहाँ उसने इसको लिंक लिस्ट के तहत लिंक लिस्ट की वैल्यूज मुझे गेट करके ला के दे रहा है, आई डोंट नो। तो इंटरनली क्या हो रहा है, मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो हमें नहीं पता। ऑल वी केयर अबाउट इज द सेट ऑफ फंक्शंस एंड बिहेवियर्स विच आर बीइंग एक्सपोज टू द यूजर। बस ये वाली बात है। तो इस तरह की जो भी हम डेटा टाइप्स बनाते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कहते हैं। तो अब हम आगे जाके देखेंगे, इसमें से एक है हमारी एडीटी जो है वो स्टैक होगी। तो अब स्टैक क्या होते हैं, फाइनली लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। स्टैक इज एक्चुअली एन एडीटी, जैसे हमने कहा। अब स्टैक भी चूंकि एडीटी है, तो हम इसमें कुछ एक क्लास होगी जो हम स्टैक के नाम से बना रहे होंगे, या आपको कई लैंग्वेजेस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिल जाएगी। सो पर्टिकुलरली अभी मैं सी प्लस प्लस की बात कर रही हूँ। अब इसके अंदर व्हाट डू वी हैव इज कि हमारे पास जो फंक्शंस अवेलेबल हैं जो हमने बनाने हैं, विच इज पुश, पॉप, ठीक है, पुश, और यहाँ पे इनपुट में इसके एक वैल्यू जा रही होगी, टॉप और पीक। पीक भी कॉल होता है इसको, टॉप भी कहते हैं, और इज एम्प्टी। ठीक है। अब चूंकि डेटा स्ट्रक्चर है, तो इट मीन्स इट हैज टू सेव मल्टीपल एलिमेंट्स। तो मल्टीपल एलिमेंट्स में हो सकता है इसमें मैं सेव करना चाहती हूँ 5, 9 और -3, लेट्स से। तो स्टैक को क्या हम करेंगे, जब स्टैक में इंसर्ट करना हो, मैंने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टैक, और स्टैक मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यू जब भेजूंगी, तो मैं पहले फंक्शन कॉल करूंगी एस डॉट पुश, और उसमें 5 जो है इंसर्ट कर दूंगी। तो स्टैक हमेशा जो हम देखते हैं बुक्स वगैरह, वैसे हम उसको वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, जिसका एक एंड क्लोज होता है और दूसरा एंड उसका जो है वो ओपन होता है। ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंड नहीं है ओपन, ये यहाँ से पिक्चर पूरी तरह क्रॉप नहीं हुई, ये बंद है। बेसिकली ये एंड ओपन है, जिसमें से हम अज्यूम करते हैं कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से हम कोई चीज जो है वो गेट नहीं कर सकते, फ्रॉम द एंड हम गेट नहीं कर सकते।
तो हमने जब इसके अंदर इंसर्ट किया तो जब हम पुश करेंगे तो यहाँ पे 5 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन 9 को इंसर्ट करने के लिए मैं फिर से पुश का फंक्शन कॉल करूंगी। अब 9 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर फाइनली मैं इसमें जब -3 को पुश करूंगी तो वो यहाँ पे टॉप के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। सो ऑल वैल्यूज आर बीइंग इंसर्टेड एट द टॉप। अब टॉप कह लें या फ्रंट कह लें, इसको जब मैं हॉरिजॉन्टली देखूंगी तो अब आपकी मर्जी है कि 5 को अब स्टार्ट 5 से लेना चाह रहे हैं और जो ओपन एंड है उसको ये वाली साइड रखना चाह रहे हैं, या फिर आप लास्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपकी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फॉर नाउ लेट्स अज्यूम कि इस शक्ल की स्टैक की कुछ इम्प्लीमेंटेशन है। तो पुश जो है वो स्टैक के टॉप पे क्या करता है, एलिमेंट को प्लेस कर देता है। अब लेट्स से मैं कॉल करती हूँ s डॉट पॉप। अब पॉप के अंदर कोई इनपुट नहीं जा रही, तो ये सिंपली क्या करेगा कि ये जो टॉप की एंट्री है ये इसमें से निकाल देगा और इसको रिटर्न कर देगा, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ इंट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट पॉप भी करूंगी तो वी में मेरे पास -3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ये देखा कि जो आखिर में एलिमेंट गया था वो पहले पॉप हो गया, यानी जो लास्ट में आया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो आखिर में आया था वो पहले चला गया, जो कि हम समझते हैं कि ज्यादती है। जब हम लाइनों में खड़े होते हैं तो जो आखिर में आता है वो पहले चला जाता है, तो हम तंग होते हैं। तो स्टैक की बिहेवियर क्या है, जो हमें फंक्शंस एक्सपोज हुए हैं। तो जब पॉप किया उसने एलिमेंट रिमूव कर दिया और उसको रिटर्न भी कर दिया। अब एक फंक्शन है, लेट्स से मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि टॉप के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो ऑल आई विल डू इज नाउ के वैल्यू टू, लेट्स से, और मैं यहाँ कर देती हूँ एस डॉट पीक या एस डॉट टॉप, दोनों एक ही बात है फंक्शन। तो ये जो पीक का फंक्शन है ये क्या करेगा, सिर्फ ये बता देगा कि टॉप पे चूंकि ये हेड है, पहले यहाँ था, रिमूव होने के बाद हेड चेंज होके इधर आ गया, तो टॉप के ऊपर 9 पड़ी है तो वैल्यू ऑफ v1 विल बी 9। ये टॉप का फंक्शन हो जाएगा, लेकिन वो इसको यहाँ से रिमूव नहीं करेगा। इसी तरह से इज एम्प्टी जो है, ए बुलियन एक फंक्शन होगा जो कि ट्रू रिटर्न करेगा अगर स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, और अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है कि स्टैक में कम से कम एक जो है वो पड़ा हुआ है। तो अगर आप खाली स्टैक के ऊपर जो है वो पॉप और टॉप का फंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर आ सकता है, प्रोवाइडेड कि आपने वैलिडेशन चेक्स ना लगाए हुए हों कि स्टैक अगर एम्प्टी है तो टॉप और पॉप के फंक्शन को कॉल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने शायद आपको थोड़ा सोचें तो इसको ये पता चले कि इसको स्टैक कहते क्यों है। क्योंकि आपको होता है जब प्लेट्स पड़ी होती हैं, जब आप प्लेट्स रखते हैं तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखते जाते हैं, जब आपने पिक करनी होती है प्लेट तो आप अमूमन टॉप वाली प्लेट जो है वो पिक करते हैं। लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल में आपकी मर्जी हो तो आप ऊपर से बीच वाली भी कोई प्लेट निकाल सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास, उसमें हम बीच में से अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। ऑल वी कैन एक्सेस इज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, तो हम सिर्फ टॉप एलिमेंट गेट कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सेस देना शुरू कर देंगे तो वो फिर स्टैक नहीं रहेगा, वो फिर कोई और डाटा स्ट्रक्चर जो है वो अब बन जाएगा। जैसे अरे में तो हम हर एलिमेंट को किसी भी पॉइंट पे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैक में हम हमेशा टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा बॉटम एलिमेंट को भी आके एक्सेस नहीं कर सकते, उसी को एक्सेस करेंगे जिसपे हेड आपका पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ये तो हमने, जैसे मैंने काफी डिटेल में डिस्कशन कर दी है कि सिर्फ टॉप एलिमेंट एक्सेसिबल है, इसलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट का डाटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसको आप याद रखें कि स्टैक इज अ लीफो डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, अब स्टैक की इम्पोर्टेंस का कुछ जायजा लेते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि हमें ये पता है कि जब असेंबली लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट बहुत लिमिटेड होता है। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब यह है कि बिल्कुल कंप्यूटर के बेस लेवल हार्डवेयर से बिल्कुल करीब करीब हमारे पास कुछ सिर्फ लिमिटेड टाइप की इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं, और बाकी सारी जो बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन्हीं लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो असेंबली लेवल के ऊपर मोस्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में हमें पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगी। इसकी वजह यह है कि ये इंस्ट्रक्शंस बहुत हेल्प करती हैं हमारे एल्गोरिदम की डेवलपमेंट के ऊपर। यानी हमारे कई एल्गोरिदम सिर्फ इस डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से जो है वो बआसानी डेवलप हो सकते हैं।
तो इसकी लिमिटेशन अब क्या है, इसकी लिमिटेशन ज़ाहिर है हमारे पास यही है कि हम एक ही एंड से इसमें एंट्री कर सकते हैं और ऊपर वाला एलिमेंट ही देख सकते हैं। यही लिमिटेशन एक्चुअली इसका एडवांटेज बन जाती है, क्योंकि इसी वजह से, इसी लिमिटेशन की वजह से ही तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह से हमें ये वाली लिमिटेशन जो है वो फायदा दे सकती है कि हम बीच में कोई एलिमेंट भी एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ हमें टॉप एलिमेंट का ही पता चलेगा। तो एक और चीज है कि जब भी कभी हमारा कोई प्रोग्राम या कोड हमारा रन होता है तो उसके लिए स्टैक बनता है, उसके अंदर कंप्यूटर जो है वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेस करता है। इसी तरह से जब हमारे फंक्शंस मल्टीपल कॉल हो रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वो भी हम स्टैक की हेल्प से मेंटेन करते हैं। वो किस तरह से कि जैसे अब अगर फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल हुआ 5 का, तो हमें ये पता है कि जब फैक्टोरियल ने कॉल होना है तो फिर 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट होगा तो हम फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसको कैलकुलेट होने के लिए हमें फैक्टोरियल ऑफ 3 चाहिए होगा। अगेन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फैक्टोरियल ऑफ 2 चाहिए होगा, और सो ऑन हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ 1 आ जाएगा। और जब वो 1 यहाँ पे 1 रिप्लेस होगा तो सारी कॉल्स वापस जाएंगी। तो फंक्शन हमारा पहले ऐसे ग्रो करेगा और उसके बाद ऐसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे हम आ गए होंगे 5 4 3 2 1। फिर अगली आइट्रेशन में 2 और 1 मल्टीप्लाई होके 2 आएंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होगा, और साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 चलते ही जाएंगे। फिर अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 24 और फाइनली हमारे पास 120 आ जाएगा। तो अब ये जो मालूमात है ये सेव करना कि ये बैक के ऊपर ये डाटा ये कहाँ सेव हो रहा है और कौन से फंक्शन पहले कॉल हुआ हुआ, तो सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 कॉल हुआ होगा, इसको रिप्लेस होना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, बारी बारी जो कॉल आती जाती है उसको हम स्टैक पे डंप किए जाते हैं और फिर आखिरी वैल्यू सॉल्व करते जाते हैं और फिर स्टैक से वैल्यू पॉप आउट करते जाते हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे यही सेम फंक्शन के मेन फंक्शन था जो कि फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है, और इसका मतलब है कि पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ, स्टैक में पुश हो गया। ठीक है कि दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम विच वाज बीइंग रन। अब जब अगला फंक्शन कॉल हुआ विच वाज फंक्शन 1, तो इसके अंदर अब फंक्शन 1 पुश हो गया। मेन को हमने इसलिए पॉप आउट नहीं किया क्योंकि मेन स्टिल एग्जीक्यूशन में भी है, इसलिए हम उसको नहीं निकाल सकते। जब फंक्शन 1 कॉल हुआ इसने आगे से फंक्शन 2 को कॉल कर दिया, तो अब क्या हुआ कि स्टैक के ऊपर अब फंक्शन 2 का भी चला गया मेमोरी ब्लॉक। अब फंक्शन 1 भी नहीं निकला क्योंकि फंक्शन 1 तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, फंक्शन 2 से वैल्यू आएगी तो फिर फंक्शन 1 खत्म होगा। फिर फाइनली फंक्शन 3 कॉल होता है, और फंक्शन 3 जो है ना वो लेट्स से सिंपली रिटर्न कर देता है सम वैल्यू 5। लेट्स से ये फंक्शन 3 जो है ना वो ये काम कर रहा है। अब जब ये फंक्शन 3 रिटर्न कर देगा तो इसको तो स्टैक से पॉप कर देंगे क्योंकि ये अब निकल चुका है। अब इसके बाद इससे पीछे वाला कौन सा फंक्शन था जिसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में होना चाहिए ना, तो ये पॉप हो जाएगा। तो स्टैक के अगले जो टॉप के ऊपर जो भी फंक्शन होगा वही लेटेस्ट फंक्शन होगा जिसको अब कॉल करना है हमने। तो फंक्शन 3 के बाद अब फंक्शन 2 कॉल होगा, फिर जब फंक्शन 2 की एग्जीक्यूशन पूरी हो जाएगी तो फिर फंक्शन 1 कॉल होगा, और जब फंक्शन 1 की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगी तो हम मेन के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो ये जो बात मैंने आपको फैक्टोरियल की थी कि पहले चीज ग्रो की है और फिर उसके बाद जो है वो खत्म हुआ। तो ये एक्चुअली में लीफो पैटर्न है। क्यों? क्योंकि जो एंड पे आ रहा है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और जो फर्स्ट आ रहा है वो सबसे लास्ट पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके फायदे और देख लेते हैं। वही बात, रैंडम एक्सेस नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट नहीं पिक कर सकते, सिर्फ आपको टॉप मिलेगा। आप स्टैक में से गो थ्रू नहीं कर सकते, सर्चिंग आप नहीं कर सकते इसके अंदर से। सर्चिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब सिर्फ टॉप एलिमेंट को देख देख सकते हैं, जब तक आप उसके एलिमेंट्स को पॉप नहीं करते यू कैन नॉट एक्सेस दिस एलिमेंट। जब तक ये ऊपर वाले दो एलिमेंट्स में रिमूव नहीं कर देती तब तक मैं 5 तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो स्टैक में से ये दो एलिमेंट्स निकलेंगे तो फिर ही मैं यहाँ से इसको पीक कर सकती हूँ 5 को, या इसको इवन पॉप करके गेट भी कर सकते हैं। तो वॉक थ्रू इसमें नहीं हो सकता, होगा तो पॉप करना पड़ेगा। तो फिर बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे अभी आपको बताया कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स की सीक्वेंस को मेंटेन करना ही बहुत ज़रूरी जो है ना वो चीज़ है, और वो स्टैक की हेल्प से जो है वो मेंटेन की जाती है। तो इसके अलावा इसमें जो है ना ब्रैकेट्स की मैनिपुलेशन, पोस्ट फिक्स इन प्रीफिक्स नोटेशंस, प्लस माइनस डमाज रूल्स,
कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, कर्ली ब्रैकेट्स की एग्जांपल आगे भी आएगी। ये सारी चीजें, ये सारे एल्गोरिदम्स हम आसानी स्टैक से जो है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और स्टैक को तरह हम जल्दी, अब स्टैक का बेसिक डाटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इस डाटा स्ट्रक्चर को में यूजुअली हम अरे के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, अरे के इंडेक्सेस से खेल के जो है हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो लेट्स एक एग्जांपल है, हमें ये कहा जाता है कि एक सेंटेंस है आपके पास जिसमें वर्ड को आपने रिवर्स करना है, ठीक है, यू नीड टू रिवर्स द वर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स से हमारे पास आता है कि माय नेम इज अली, ठीक है। तो आउटपुट ये आनी चाहिए कि अली इज नेम माय, ठीक है, ये काम हम करना चाहते हैं। तो अब इस काम को करने के लिए पहले तो पॉज करके आप खुद ही सोचें कि आप इसको वैसे नॉर्मली कैसे करेंगे, और अगर नॉर्मली के बाद फिर आप इसको स्टैक से कैसे करेंगे, और फिर इस स्लाइड का कोड देखें जो आपको कहा गया। तो इसको इम्प्लीमेंट करने का आसान तरीका जो है ना वो स्टैक है, ठीक है। लेट्स से कि स्टैक आप बना चुके हैं, किसी तरीके से आपके पास स्टैक की क्लास अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, करेक्टर्स को रीड करते जाएं वन बाय वन, और जैसे ही स्पेस आएगी तो आप इसको किसी वर्ड में सेव कर दें। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माई, एक वर्ड के अंदर माई जो है वो सेव हो जाएगा, और इस वर्ड को हमने क्या करना है, इसको स्टैक पे पुश कर देना। माई स्टैक पे पुश हो गया, फिर आपने दोबारा शुरू करना है और फिर करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग करनी है। जैसे ही स्पेस आ जाएगी इसको वर्ड में सेव करना है, और वर्ड को क्या करना है, स्टैक पे पुश कर देना है। इसी तरह से इज पुश हो जाएगा, फिर अली भी पुश हो जाएगा स्टैक के ऊपर। अब बाद में आपने क्या करना है कि सिंपली पॉप करते जाना और उसको प्रिंट कर देना है। तो जब आप इसको पॉप करेंगे एस डॉट पॉप, तो पहले अली पॉप होगा, फिर उसके बाद पॉप करेंगे तो इज होगा, फिर पॉप करेंगे तो नेम होगा, और फिर फाइनली पॉप करेंगे तो माई होगा। और कितनी आसानी के साथ सिंपली हमने एक लूप में लगा के उसमें पुश किया है, और उसके बाद पॉप किया, और हमें हमारा आंसर जो है वो डिजायर्ड आंसर मिल गया। अब इसका कोड क्विकली देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, ये लेट्स से ये स्टैक हमारे पास अवेलेबल है, और स्टैक की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रखी हुई है। इसका मतलब है कि इसमें हम स्ट्रिंग एलिमेंट्स सिर्फ भेज सकते हैं। स्ट्रिंग क्या मतलब है, माई इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, अली इज अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज एक्चुअली अरे ऑफ करेक्टर्स, यानी एक दो, इसमें दो करेक्टर्स हैं, तो ये क्या है हमारे पास स्ट्रिंग बन गया बेसिकली। तो अब जो है वो लेट्स से स्टैक हमारा जो है वो वर्ड स्टैक के नाम से है। तो ओरिजिनल सेंटेंस हमने प्रिंट करा के देख लिया, ओरिजिनल सेंटेंस है होप इज व्हाट डिफाइंस ह्यूमैनिटी, ये लिखा हुआ है। अब हमारा कोड क्या करता है, इस फॉर लूप के अंदर हम करेक्टर रीड करना शुरू करते हैं सेंटेंस में से बारी बारी, एक एक करेक्टर। एम पहले रीड होगा, फिर वाई रीड होगा, और फिर स्पेस रीड होगी, फिर एन रीड होगा, ए एम ई एंड सो ऑन। तो हम करेक्टर रीड करेंगे, अगर तो करेक्टर रीड करते हुए स्पेस आ जाती है तो हमने सिंपली क्या करना है कि अपने स्टैक के अंदर जो है वो अपना वर्ड जो है वो पुश कर देना है। जो भी आपका वर्ड आता है उस वर्ड को हमने स्टैक में भेज देना है। तो अब अगर ये एक बात क्यों है, स्पेस नहीं आती इस बात से समझ में आएगी, लेकिन अगर स्पेस, यानी कि लेट्स से कि माई एम पहले रीड हुआ, एम आपके स्पेस के इक्वल नहीं था, तो जो आपका वर्ड है उसके अंदर वो करेक्टर अपेंड होता जाएगा। तो इनिशियली वर्ड हमारे पास क्या था, वर्ड खाली है, तो जब इसमें अपेंड होगा तो पहले हमारे पास एम इस वर्ड के अंदर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट साइट्रेशन में स्पेस नहीं थी तो वो इसके साथ वाई अपेंड हो जाएगा। और फाइनली फिर जब तीसरी आइट्रेशन में ये स्पेस के इक्वल आया है तो हमने क्या किया, स्टैक में इस माई को पुश कर दिया और वर्ड को चेंज करके नल कर दिया। तो अब ये नल हो गया और स्टैक में हमारे पास माई चला गया। फिर अगेन दोबारा से कॉल होगा, फिर एन रीड होगा, यहाँ एन, फिर ए अपेंड होगा, फिर एम, और फिर ई। फिर जब वर्ड पूरा हो जाएगा स्पेस आ जाएगी तो वो वर्ड उसमें अपेंड हो जाएगा। इस लूप के एंड तक, यहाँ तक हमारे पास स्टैक में हमारी सारी जो वर्ड्स थे वो चले गए हुए होंगे। तो फिर अब ये आगे ये बात आती है कि लेट्स से आप एंड पे लूप के पहुंच गए हैं आखिरी आइट्रेशन में, यानी अली जब आखिर में पहुंचे उसके बाद तो स्पेस नहीं ना, ये सेंटेंस खत्म हो गया। तो वर्ड अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो ये लास्ट आइटम के लिए या फर्स्ट आइटम के लिए जो है ना वो है हमारे पास।
चेक है कि अगर तो खाली सेंटेंस एम्प्टी सेंटेंस आ जाता फिर क्या होगा, और अगर आखिरी आ जाता है तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब हमारा काम रह गया इसको रिवर्स प्रिंटिंग। स्टैक में तो डाल दिया हमने, प्रिंट किया न्यू सेंटेंस, और इस लूप में क्या किया, जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता हमने क्या किया, सिंपली वर्ड को पॉप करके वर्ड में सेव कर दिया, स्टैक में से पॉप करके, और वर्ड प्रिंट करवाए गए हैं। तो पहले ह्यूमैनिटी प्रिंट हो गया, फिर डिफाइंस पे व्हाट, फिर इस पे होप। अच्छा, लेट्स से आपकी टीचर ने आपको कोई एक एग्जांपल दी होगी बचपन में, इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, तो आपको इसको सॉल्व करने को दिया होगा, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि पहले मैंने किसको सॉल्व करना है। हो सकता है मैं 4 - 8 करके इधर -4 कर दूं पहले, और फिर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके -20 ÷ 2 ऐसे कर लूँ, -10 + 9 मेरे पास 1 आ जाएगा। तो इसके मल्टीपल ऑप्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो है ये रॉन्ग सोल्यूशन है। ये हमें भी पता, आपको भी पता है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि डमाज रूल क्या होता था, पहले डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई। तो अगर हम पहले डिवाइड करें तो यहाँ 4 आएगा। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई पहले होगा, 20 - 4 + 9। अब क्या करें, अब प्लस पहले होगा, 20 + 5, और आपका एक्चुअल आंसर जो है वो 25 होगा। दिस इज योर करेक्ट सोल्यूशन। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम मेन हमारे पास क्या है, इसको समझने के लिए कंप्यूटर को भी हम ये बात समझाने के लिए या किसी और को भी समझाने के लिए हम ब्रैकेट्स लगा के इन्फोर्स कर सकते हैं, ताकि जो है वो कंफ्यूजन जो हो सकती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अगर हमने इस मसले से भी बचना है तो इसका भी एक और बड़ा बेहतर तरीका है, विच इज पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन ये कहती है कि आपने बजाय ये कि ऑपरेशन सेंटर में इंसर्ट करें, आप अपनी वैल्यूज पहले लिखें और उसका ऑपरेशन बाद में लिखें। जैसे 5 4 मल्टीप्लाई का मतलब है कि इट इज इक्वल टू 20। सो हमें तो अब तक ये पता था ना कि 5 × 4 का मतलब 20 है। तो हम लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा ऑपरेशन एंड पे चला जाए तो वो वैल्यू भी जो है वो हमारे पास, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ऑपरेशन उससे प्रीवियस 2 वैल्यूज के ऊपर हम ऑपरेशन वो परफॉर्म कर देंगे, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है तो अब देखें, अगर यही सेम एक्सप्रेशन आपको पोस्ट फिक्स में लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, और आंसर 25 ही आना चाहिए। सो आप इसको पॉज करके सोचें। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है कि अगर इसको पोस्ट फिक्स में लिखूं, 5 4 मल्टीप्लाई 8 2 डिवाइड -9 प्लस। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, कितनी अजीब सी चीज लिखी हुई है। तो इसको हम ना अब तरतीब में चलाते हैं, डमाज रूल को बिल्कुल भूल जाते हैं और इस पोस्ट फिक्स नोटेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो आप खुद ही सॉल्व करके पहले देखें कि ये सही आ रहा है कि नहीं, और होपफुली आप भी इसी के ऊपर पहुंचे होंगे। अगर नहीं पहुंचे तो इसको देख लें। तो मल्टीप्लाई है, प्रीवियस 2 वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करना है, 20 आ गया। हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, 20 8 2 डिवाइड -9 प्लस। ठीक है, अब डिवाइड जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, डिवाइड अप्लाई हो गया प्रीवियस 2 के ऊपर, तो ये अप्लाई होके आ गया 4 -9 और प्लस। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये अगेन इन दो के ऊपर अप्लाई हुआ, तो 20 - 4 इज 16, 9 और प्लस हमारे पास हो गया, प्लस इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया, हमारे पास 25 आंसर आ गया। तो आपने देखा कितने आसानी से बगैर किसी ब्रैकेट, बगैर किसी डमाज रूल का ख्याल किए हुए, हमारे पास सिर्फ अगर हमारा एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स नोटेशन में लिखा हुआ हो तो हम उसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पोस्ट फिक्स नोटेशन को, ये जो कोड है, ये एल्गोरिदम है, इसको इम्प्लीमेंट हम स्टैक से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैक का फायदा आता है कि कंप्यूटर्स इस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमने हमारा जो भी ये पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन था, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। सो रीड द इनपुट एंड पुश नंबर्स ऑन टू स्टैक अंटिल यू रीच एन ऑपरेटर। आपने क्या करना है, इनपुट रीड करनी है और तब तक उसको स्टैक पे पुश करते जाना है जब तक कि आप ऑपरेशन आपको कोई नहीं मिल जाता। तो पहले आपने 5 को रीड किया, 5 को स्टैक पे पुश कर दिया, 4 को रीड किया, 4 को स्टैक पे पुश कर दिया। जब ऑपरेटर आया तो अब हमें नहीं पता, अब एल्गोरिथम को देखते हैं कि क्या कहता है।
When you see the operator, apply the operator to the two numbers that are popped from the stack. So जैसे ही कोई ऑपरेटर आता है, आपने क्या करना है कि पॉप करना है स्टैक में से और वो ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई कर देना। तो ऑपरेटर हमें आ गया, मिल गया। हम दोबारा से अपने स्टैक को दो दफा पॉप करेंगे, जिसमें हमें 4 और 5 मिल जाएगा, और इससे इसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे इन दोनों के ऊपर, और हमें जो है वो 20 मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है इस 20 का, पुश द रिजल्टिंग वैल्यू बैक ऑन टू स्टैक। अब क्या करें, 4 और 5 निकल गया, तो स्टैक के ऊपर हमने 20 डाल देना है। तो अब एक ही एलिमेंट है स्टैक के अंदर, वो है 20। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया क्योंकि 4 और 5 निकल चुका है। या नीटली अगर मैं इसको बताऊं तो अब ये शक्ल है स्टैक की। फिर क्या करना है, when the input is complete the value left on the stack is the result। अब जब ये सारी लाइन खत्म हो जाएगी तो जो भी वैल्यू स्टैक पे पड़ी होगी वो आपका रिजल्ट होगा, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई, हमने इसको स्टैक पे डाल दिया 20 को। अब अगला काम क्या करना है, बाकी की रीडिंग भी तो रह गई है ना हमारे पास, तो हमने 8 और 2 को रीड किया बारी बारी। पहले 8 स्टैक में पुश हुआ, फिर 2 स्टैक में पुश हो गया। अब डिवाइड का ऑपरेटर आ गया, दो दफा पॉप होगा 2 और 8, और जब पॉप होने के बाद इस पे डिवाइड का ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा तो 4 आएगा, और 4 स्टैक पे हम पुश कर देंगे, तो हमारे स्टैक का जो नया स्टेटस है अब वो हो जाएगा इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन अगली रीडिंग हुई, अगली रीडिंग में आ गया है माइनस। अब माइनस जब आ गया तो फिर अगेन दो हमें पॉप करना पड़ेगा स्टैक में से, तो 4 और 20 पॉप होंगे, और हमारे पास ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, और 16 आंसर आएगा, और 16 जो है वो स्टैक के ऊपर पुश हो जाएगा। तो स्टैक का अब ये स्टेटस होगा। फिर दोबारा 9 की रीडिंग होगी, 9 इज द वैल्यू, 9 विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक, और फिर हमारे बाद में जो है वो ऑपरेटर मिल गया है नेक्स्ट रीडिंग में, तो प्लस मिला है, प्लस विल बी परफॉर्म्ड ऑन द पॉप टू वैल्यूज। तो पॉप होने के बाद पहले 9 पॉप हुआ, फिर 16 पॉप हुआ, और ये जब प्लस हो जाएंगे दोनों तो आपका आंसर आ जाएगा 25। और 25 के बाद इट विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक, और बाकी दो पॉप हो चुके हैं। अब जो 25 है फाइनली इनपुट, मजीद रीडिंग जो है वो बाकी नहीं है, तो जो भी वैल्यू स्टैक पे पड़ी है वो आपका आंसर है, एंड इट इज 25। and hence we can easily solve this postfix notation problem, this calculation via stacks। अब पोस्टफिक्स नोटेशन को एक्चुअली में रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहा जाता है, विच इज RPN। उसकी वजह क्या थी कि 1920 में जो है वो एक पोलिश जो थे हमारे पास जैन, उन्होंने प्रीफिक्स नोटेशन जो इन्वेंट की थी, इन्वेंट नहीं कहना चाहिए, डिस्कवर कह लें। अब प्रीफिक्स नोटेशन क्या होगी कि अभी पोस्टफिक्स में एंड पे आ रहा है, प्रीफिक्स में ये हो रहा होगा, तो दिस इज 9, पहले आ गया आपके पास ऑपरेटर। तो अब इस नोटेशन को इजाद करने के बाद जो है ना वो इस प्रीफिक्स नोटेशन को इसके उल्टा चूंकि पोस्टफिक्स काम करती है, तो इसलिए इसको रिवर्स पोलिश नोटेशन जो है वो भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में कि पोस्टफिक्स नोटेशन से इनफिक्स नोटेशन में कैसे जाना है, या वाइस वर्सा किस तरह से जा सकते हैं, या प्रीफिक्स नोटेशन किस तरह से बनाएंगे और उसमें कैसे जाया जा सकता है। स्टैक की हम अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि स्टैक को हम अरे को इस्तेमाल करते हुए कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारे पास अरे है, क्योंकि इनिशियली जब स्टैक है तो अरे आपकी खाली है, और जो एस डॉट टॉप है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि स्टैक का जो इस टाइम पे हेड है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है। तो इनिशियली जो स्टैक का जो हेड है वो चूंकि कोई उसमें एलिमेंट नहीं है और अरे एम्प्टी है, तो वो उससे एक एलिमेंट पीछे जो है वो मौजूद होगा। सो लेट्स से कि आप उसमें 15 इंसर्ट करना चाहते हैं, और इस पुश के फंक्शन को देखते हैं वो कैसे चलता है। सपोज इस पर्टिकुलर पुश के फंक्शन में स्टैक इनपुट में जा रहा है और एक वैल्यू एक्स जा रही है। सो लेट्स कॉल फंक्शन ऑफ पुश, और उसमें हम अपना स्टैक एस भेजते हैं और वैल्यू भेजते हैं हम 15। तो जब हम इसमें 15 भेजेंगे तो एस डॉट टॉप जो है हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टैक का, ये हो सकता है आपने कोई क्लास बनाई हुई हो जिसमें इसका नाम हो सकता है स्टैक हम रख लें, और इसके अंदर एक हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू विच इज टॉप। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या हो सकती है, वो हमारे पास -1 हो सकती है इन दी वेरी स्टार्ट, जब स्टैक हमारे पास खाली है। तब हम क्या करते हैं कि अपना स्टैक इनिशियलाइज करवाते हैं, स्टैक और एस
से हम शुरू करते हैं और वो एस जो है वो हम इसमें पास आउट पुश के फंक्शन में पास कर सकते हैं। अब ये हम ये भी कर सकते हैं और हमें करना चाहिए कि पुश का जो फंक्शन और पॉप के फंक्शन हम इसी क्लास के अंदर लिख लें, लेकिन अभी लेट्स से कि जो बुक में जो कोड है उस स्निपेट को समझने के लिए क्या करना है वो हम देख रहे हैं। तो हमने पुश कर दिया इस पर्टिकुलर स्टैक में 15। तो अब 15 जब पुश किया तो स्टॉप जो है वो एक इंक्रीमेंट हो गया, पहले यहाँ था, अब चेंज होके इसको पॉइंट आउट करना शुरू हो गया और इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हमने एक्स प्लेस कर दिया तो इधर 15 आ गया। तो ये हमारा स्टैक का जो है वो टॉप हो गया, पुश का फंक्शन खत्म हो गया। इसी तरह से जब मैं 6 इंसर्ट करूंगी तो ये चेंज होके इधर आ जाएगा। फिर मैं 2 इंसर्ट करूंगी तो ये चेंज होके एस डॉट टॉप इधर आ जाएगा। फिर अगेन मैं 9 को पुश करूंगी तो यहाँ पे फाइनली एस डॉट टॉप हमारे पास इधर आ जाएगा, यहाँ पे जो इस आप पर्टिकुलर को देख रहे हैं। इसी तरह से मजीद एलिमेंट्स इंसर्ट करके वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जब पहुंच गए, अब हम देखते हैं कि पॉप करने से हमें क्या होगा। एस डॉट टॉप अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर 6 के इक्वल आ गया इस टाइम पे तो फिर क्या होगा। पहले तो ये देखेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम एरर शो कर देंगे कि जी अंडरफ्लो है, हम पॉप नहीं कर सकते, गड़बड़ हो गई, या आपने खाली स्टैक में से चीजें निकालने की कोशिश की हैं। तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने इसमें एक डिक्रीमेंट करेंगे तो एस डॉट टॉप जो 6 था वो 5 हो जाएगा सिंपली। और हम कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देंगे डिक्रीमेंट करने के जो बाद वाली वैल्यू है, यानी बेसिकली दिस वैल्यू 3 को रिटर्न करेंगे और इसमें हम डिक्रीमेंट करके 17 पे आ जाएंगे। तो ये हमारा पॉप का फंक्शन भी काम कर जाएगा। इसी तरह से अगर हमने एम्प्टी स्टैक को चेक करना है तो सिर्फ ये देखना है कि अगर तो जो एस डॉट टॉप है वो जीरो है तो फिर हमारा ट्रू रिटर्न कर दे कि वो एम्प्टी है, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे नोट करें कि अरे की इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हुई है, तो ये जो एस डॉट टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ये जीरोथ एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा था। तो अगर तो वो जीरो है तो इसका मतलब ट्रू है, अगर एस डॉट टॉप इसके अलावा कोई वैल्यू है तो हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है। अब हम जो है ना वो क्यूज के बारे में देखेंगे कि क्यू का डाटा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो क्यू बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे काम करता है जैसे हमने नॉर्मली जब हम लाइन लगाते हैं, कोई चीज़ खरीदनी है, हम खड़े होते हैं और फिर हमारे पीछे लोग आते जाते हैं और वो खड़े होते जाते हैं। तो आप चूंकि पहले आए हैं आपको पहले सर्विंग मिलेगी, जो एंड पे आया है उसको सबसे एंड पे ही मिलेगी, जैसे जैसे बाकियों को मिल जाएगी। स्टैक में हमारे पास ये था कि जो आखिर में आ रहा है उसको पहले मिलती थी और जो पहले आता था उसको एंड पे मिलती थी, और क्यू इसके ऑपोजिट जो है वो चलता है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होगी, इसके भी डाटा स्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। इसका जो स्टाइल है वर्किंग का वो है फीफो, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और जो फर्स्ट पर्सन इन लाइन इज द फर्स्ट पर्सन सर्व्ड। जो पहला बंदा लाइन में आएगा उसे पहले मिलेगा, जो आखिरी बंदा आएगा उसको आखिर में मिलेगा। अगर हमने क्यू में कोई इंसर्शन करनी हो तो उसको हम एन क्यू के ऑपरेशन से करेंगे, और इंसर्ट हमेशा हम लाइन के एंड के ऊपर कर रहे होंगे आखिर में। और जब क्यू से हमने रिमूव करना है, हमने बंदे का मसला हल कर लिया है, तो वो हम उसको स्टार्ट से क्यू डी क्यू करेंगे, इसको डी क्यू करना कहते हैं। और इंसर्ट करने को एन क्यू करना कहते हैं क्यू में। और जब डी क्यू करेंगे तो स्टार्ट में से करेंगे ताकि अगले बंदे की बारी आ सके। अब इस स्टैक में जो क्यू के अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एन क्यू है या ऐड वैल्यू है, दोनों एक ही बात है। ये क्या करेंगे, क्यू के एंड के ऊपर एंट्रेंस एंट्रेंस करेंगे, ठीक है, एंट्री एंड के ऊपर होगी एन क्यू के केस में। डी क्यू के केस में या रिमूवल के केस में फ्रंट से जो है वो रिमूवल होगी। और अगर हमने पीक करना है या फ्रंट की वैल्यू देखनी है कि फ्रंट पे कौन सा बंदा खड़ा है या आइटम खड़ा हुआ है, हम उसको रिमूव नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे कि क्यू के फ्रंट के ऊपर जो भी वैल्यू होगी हम उसको चेक कर लेंगे कि वो कौन सी जो है वो पड़ी हुई है। तो फ्रंट जो है वो कौन सी वैल्यू है जो कि सबसे जो पहले जिसने सर्व होना है। इस एम्प्टी जो है वो चेक करेगा कि क्यू एम्प्टी है तो टू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देगा। और अगर हम डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फ्रंट गेट करते हैं खाली क्यू के ऊपर, तो हमें एरर जो है वो आ सकता है कि एम्प्टी क्यू के ऊपर हमने चीजें गेट करने की कोशिश की हैं। सो लेट्स से कि हम यहाँ पे क्यू का डाटा स्ट्रक्चर हमें अगर अवेलेबल हो जो कि खाली हो, तो हमने इसमें वैल्यूज डालनी हो, तो 42 इंसर्ट किया तो पहले 42 आ गया, फिर एन क्यू किया, फिर -3 भी इसमें आ गया, फिर 17 इंसर्ट किया वो यहाँ पे आ गया।
उसके बाद जब डी क्यू किया हमें, तो कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए, हमें 42 पहले मिलनी चाहिए। और हमने फ्रंट यानी सिर्फ पीक को किया, उसको पीक किया कि अगली वैल्यू कौन सी है जिसको हमने करना है, तो -3 आ गया। डी क्यू किया -3 को, तो अब सिर्फ क्यू के अंदर 17 रह गया। पीक करने से या फ्रंट का फंक्शन कॉल करने से क्यू जो है वो उसमें से वैल्यू नहीं निकलती। अब इसके एग्जांपल्स हमने देखी हैं कि नॉर्मली आम रूटीन में टिकट काउंटर्स, हमारे सुपरमार्केट्स, जो हमारे कॉल सेंटर्स, वो सारे जो हैं वो इसी एग्जांपल के ऊपर चल रहे होते हैं कि जो पहले आता है वही पहले पाता है। इसी तरह से फाइल हैंडलिंग है, हो सकता है कि हमने कंप्यूटर के अंदर ये आर्किटेक्चर रखा हो, जो प्रोग्राम पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो वो हमारे पास जब आप ओएस पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं प्रोग्राम्स को हैंडल करने की, प्रोसेस को हैंडल करने के भी। अच्छा, अब हम कोड देखते हैं। आप ऐसा करें कि इसको स्लाइड को पॉज करें और फिर देखें कि इस कोड में से जो इस एग्जीक्यूट करें तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शन आती है। अच्छा, अब इसमें ये देखते हैं, हमने किया ये है कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास क्यू का जो डाटा स्ट्रक्चर है वो पहले से अवेलेबल है, जो कि कोई लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट करके यूज़ किया, आपने अपना बनाया है, जो भी है, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो जैसे क्यू की अभी हमने स्टडी किया वैसे करती है। अब ये हमारे पास एक लूप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि आई को 1 से स्टार्ट करते हैं और 6 तक लेके जाते हैं। और हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी क्यू है उसमें ये एलिमेंट बार बार मतलब डालते जाते हैं जब तक ये 6 नहीं हो जाता। तो इट मीन्स कि हमने जो क्यू बनाई होगी उसके अंदर इस तरह से एलिमेंट्स जो है वो पड़े होंगे, और 1 जो है वो पहले आया और 6 जो है वो सबसे एंड में आया होगा। सो दिस इज अवर क्यू। और ये जो फिर सेकंड लूप है, सेकंड लूप में क्या हो रहा है, जो चीज़ आपने नोटिस करनी है वो ये है कि ये लूप चल रहा है क्यू के साइज के ऊपर। और क्यू का साइज क्या है इस टाइम पे, 6 है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जब इनिशियली आई 0 होगा जब ये लूप चलेगा, और क्यू में से आप डी क्यू कर देंगे तो एक चीज डी क्यू हो जाएगी और आपके पास 5 एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो अगली आइट्रेशन में ये 6 के बदले में 5 जो है वो चेक होगा, और आई की वैल्यू चेंज होके 1 हो चुकी होगी। तो 1 इज लेस देन 5, तो ठीक है, क्यू में से डी क्यू होगा, 2 डी क्यू हो जाएगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई 2 होगा, क्यू का साइज चेंज होके अब क्या रह जाएगा, 4। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो आई में फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 इज लेस देन 4, इट इज ट्रू। और फिर डी क्यू हो जाएगा, 3 इसमें से निकल जाएगा, और फिर दोबारा आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा 4। और अब जो क्यू का साइज है वो क्या रह गया है, वो 3 रह गया है। अब नाउ जो है वो 4 इज नॉट लेस देन 3, तो ये लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। और जो आपकी जो इस टाइम क्यू का स्टेटस होगा वो ये होगा कि क्यू में इस टाइम 4, 5 और 6 स्टिल पड़े हुए होंगे। तो हमने जो एलिमेंट्स डी क्यू किए हैं वो साथ साथ प्रिंट होते जाएंगे, तो पहले 1 प्रिंट हुआ होगा, फिर 2, फिर 3, लेकिन उसके बाद जो है वो मजीद प्रिंटिंग नहीं होगी, लूप ब्रेक हो जाएगा और रिमेनिंग क्यू जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ये एक फंक्शन है इसमें जो कि इस क्यू में मौजूद एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से प्रिंट करता है। तो ये वाला इतना पोर्शन इस कॉल से आया और ये पोर्शन हमारा इस पर्टिकुलर सी आउट की स्टेटमेंट से आ रहा है। और फाइनली क्यू का साइज जो है वो प्रिंट होगा विच इज 3। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो होगी बी। हालांकि अब इसको अब अगर आप हालांकि हम ये चाहते नहीं थे, आपने देखा कि आप लूप चलाना चाह रहे थे 6 एलिमेंट्स तक, लेकिन आप सोचें कि इस कोड को कैसे चेंज किया जाए कि हमें क्यू जो है वो 1 2 3 सारे एलिमेंट्स डी क्यू करें और यहाँ पे एम्प्टी क्यू जो है वो हमें शो होनी चाहिए थी। तो क्या चेंज होनी चाहिए। अच्छा, अब इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें करना ये चाहिए कि बजाय हम क्यू डॉट साइज के ऊपर चेक लगाएं, हमें असल में लगाना चाहिए क्यू डॉट इज एम्प्टी के ऊपर, कि क्यू अगर खाली जब तक नहीं होती तब तक वो डी क्यू करता रहे। तो अगर आप साइज पे लगाएंगे तो साइज तो चूंकि डी क्यू करने से वेरी करता रहता है, तो फिर यहाँ पे इस मसले में गड़बड़ हो जाती है। तो अब इस पर्टिकुलर कोड में अगर हम देखें तो जो हमारा डिजायर्ड आंसर था, जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ये था, और अब यही ए ही आएगा। हमारे पास एक और तरीका भी है अगर हमने क्यू के साथ रिवर्सिंग करनी है। अगर लेट्स से हमारे पास वही प्रीवियस क्यू होती है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स पड़े हुए होते, तो हम ये कर सकते हैं कि उसका साइज पहले ही लेके एक वेरिएबल में सेव करवा दें, और फिर जो लूप है वो उसी वेरिएबल के ऊपर जो है वो, क्योंकि अब वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो 6 है, तो वो लूप जो है वो आपका 6 टाइम्स ही चलेगा, वो क्यू के साइज के हिसाब से चेंज नहीं होगा।
तो हम करना इस पर्टिकुलर कोड में ये चाह रहे हैं कि हम क्यू से वैल्यू डी क्यू करते हैं, तो हमने 1 को डी क्यू किया, अगर वो इवन है तो हम उसे क्यू में दोबारा डाल देते हैं, अगर वो इवन नहीं है तो फिर हम उसे क्यू में से जो है वो निकाल देते हैं, मतलब निकाल नहीं देते, हम उसको डालते ही नहीं है। तो अब 1 नहीं था तो वो डी क्यू हो चुका है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जो कि डी क्यू होके आ रही है। इसी तरह से फिर दोबारा जब लूप चलेगा तो 2 डी क्यू होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 2 जो है वो इवन नंबर है तो वो दोबारा से क्यू में एन क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। अगेन 3 चेक होगा, 3 निकल जाएगा, और 3 इवन नहीं है तो 3 प्रिंट हो जाएगा बस, लेकिन क्यू में ऐड नहीं होगा। 4 इवन है, 4 निकल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और क्यू में दोबारा ऐड हो जाएगा। फिर 5 जो है वो नहीं ऐड होगा, और फिर फाइनली 6 जो है वो प्रिंट होगा 7, और 6 क्यू में ऐड हो जाएगा। जब ये लूप हम ख़त्म जब होगा, तो फिर इस लूप के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो अगर यहाँ पे हम वो सी आउट की लाइन जिसमें हम क्यू डॉट टू स्ट्रिंग जो हमने जैसे पहले लिखी थी, क्यू डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करें और उसका साइज वगैरह प्रिंट करें जैसे लास्ट स्लाइड में किया था, तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी। साइज जो है वो उसका अब 3 होगा, क्योंकि क्यू में सिर्फ 3 एलिमेंट्स रह गए हैं, और लूप जो है वो हर एलिमेंट के ऊपर ट्रिवर्स होगा। तो जैसे हमने स्टैक को बिल्ड किया था, अब हम क्यू को भी ही बिल्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्यू को अरे के साथ किस तरह से बनाया जा सकता है। तो अगर लेट्स से हमने क्लास बनाई है क्यू की, और उसके अंदर जैसे हमने स्टैक में किया था एक वेरिएबल उसका रख लेते हैं, जो कि उसका हेड है, हेड की इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है इंडेक्स, और एक वेरिएबल है जो कि उसकी टेल है, जो कि उसकी टेल की इंडेक्स सेव कर रहा है कि एक उसका एंट्रेंस पॉइंट कौन सा और एक उसका लास्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है। तो अगर तो हमारे पास क्यू जो है वो लेट्स से ये इनिशियल हमारे पास उसकी हालत है, और वो एक एम्प्टी क्यू है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 4 उसकी इंडेक्सिंग यहाँ से चल रही है। तो जब हम इस पर्टिकुलर क्यू में एन क्यू का फंक्शन कॉल करते हैं, ये फंक्शन जो है वो क्यू के अब अंदर भी बना सकते हैं, तो अभी लेट्स से उसके बाहर ही बने हुए हैं। इस एन क्यू में हम एक क्यू भेजते हैं, हमने एक क्यू का वेरिएबल डेटा टाइप के हिसाब से एक ये बना लिया, और वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट्स से 15 ये इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, ये कि क्यू की जो टेल का इंडेक्स होगा उसके लास्ट में, यानी कि चूंकि हमने लास्ट में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो टेल की जो भी वैल्यू उस टाइम पे होगी पर्टिकुलर, तो वो उस पे हम सेव कर देंगे। तो ये लेट्स से अगर ये टेल है, तो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर जाके जो है वो 15 सेव हो जाएगा। अगर मैं क्यू डॉट क्यू डॉट नहीं बल्कि इनफैक्ट सिंपल ये उस क्लास का फंक्शन नहीं है, तो एन क्यू का फंक्शन मैं लिखूं और उसमें क्यू पास करूं और वैल्यू 15 दे दूं, तो अगर क्यू डॉट टेल के इस टाइम पे पर्टिकुलर वैल्यू थर्ट जो है वो 12 है, तो 12 के ऊपर जाके वो वैल्यू सेव हो जाएगी। फिर हम ये देखते हैं कि जो टेल है क्या वो क्यू की लेंथ के बराबर तो नहीं पहुंच गई। अगर तो वो पहुंच गई है तो हम जो टेल की वैल्यू सेट करके स्टार्ट के ऊपर ले आते हैं यहाँ पे। अब जब हम इधर इसको ले आएंगे तो हमारा काम यहाँ पे एन क्यू वाला खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि डी क्यू के ऑप्शन देखते हैं कि लेट्स से ये ही जो ए है ये क्यू का करंट स्टेटस है। अगर हम इसमें से कोई वैल्यू डी क्यू करना चाहते हैं, तो लेट्स से कॉल किया डी क्यू का फंक्शन, उसमें क्यू पास कर दी, तो अब ये चेक क्या करेगा, क्यू के हेड से वैल्यू गेट करेगा, जो भी उसके हेड का इंडेक्स होगा, और वो एक्स में सेव कर देगा। और हेड हमारे पास पर्टिकुलरली ये 15 है, ये वैल्यू जो है वो एक्स में चली जाएगी। और हम ये चेक करेंगे कि अगर हेड जो है वो उसका आखिरी एलिमेंट है, तो हम हेड को स्टार्ट पे शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज हेड में एक ऐड कर देंगे, क्योंकि हेड चेंज होके अब एक स्टेप आगे चला जाएगा, और हम फाइनली वो एक्स की वैल्यू टर्न कर देंगे। तो सिंपली हम कर ये रहे हैं, इन क्यू में हम वैल्यूज ऐड करते हैं और डी क्यू में हम उसे निकाल देते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप अपना टाइम स्पेंड करें, यहाँ इस इंटरेस्टिंग इमेज में ये देखें कि टेल जो है वो पहले आ रही है हेड से, तो ये फिनोमेना एग्जिस्ट कर सकता है। आप इसको मल्टीपल ऑप्शंस पे चलाएंगे इन फंक्शंस को तो ये बिल्कुल सही चलेंगे, जिसमें देखें हेड वो चीज़ है जहाँ से इसने स्टार्ट होना, और टेल वो पॉइंट है जहाँ पे मजीद इंसर्शन जो है वो हो सकती है एलिमेंट्स की। तो हो सकता है अरे के साथ बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो इंसर्शन शुरू हो गई थी यहाँ पे, और एंड पे जो आपके एलिमेंट्स थे यहाँ पे अब उसकी क्यू की टेल जो है वो एग्जिस्ट करती है।
और क्यू का हेड जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब डी क्यू हुआ तो डी क्यू यहाँ से चेंज होगा और ये एलिमेंट इधर हेड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्यू का जो अगला स्टेटस है डी क्यू होने के बाद वो कुछ इस हालत के ऊपर होगा, ये आपकी टेल होगी और ये आपकी हेड की पोजीशन जो है वो होगी। तो अब ये तो जगह खाली है, अब यहाँ इंसर्शन हो सकती है, लेकिन इधर तब तक इंसर्शन नहीं होगी जब तक कि यहाँ पे अरे की जितनी लेंथ है वो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे ही टेल फाइनल लेंथ तक पहुंच जाती है तो टेल स्टार्ट के ऊपर आके सेट हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अरे आपकी पूरी हो गई है। अब इधर जगह जो बची हुई है यहाँ पे आप मजीद जो है वो इसको इंसर्शन कर सकते हैं। तो टेल बिल्कुल पहले हो सकता है इंडेक्स, और हेड का इंडेक्स जो है वो बड़ा हो सकता है। अच्छा, इसमें आप रेफरेंसेस हैं, क्योंकि ये स्लाइड्स जो हैं वो मैंने इसमें से कुछ स्टैनफोर्ड से पिक की हैं। तो आप जो है वो ये इनके लिंक्स हैं, आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं और मज़ीद डिटेल जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बस इसमें चीज़ रह गई है, मैं आपको एक प्रॉब्लम देना चाहती हूँ जो कि आप स्टैक की प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें। तो क्वेश्चन ये है कि पहले तो इस कोड को देखें पॉज करके और बताएं कि इसमें मसला क्या है। अगर आप सही जगह पहुंचे हैं तो ये आपको नज़र आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है वो कम है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रैकेट की मैचिंग है ये कंप्यूटर किस तरह से कर रहा होता है। तो इसके लिए जो स्टैक का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। तो आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें आप ये करेंगे कि आप ये बताएंगे कि जो भी आपको गिवन सीक्वेंस दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इनपुट में आती है, आपने ये बताना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, बैलेंस का मतलब ये है कि ये इससे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसका ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो इट इज नॉट बैलेंस्ड। इसी तरह से आप के पास आ जाता है ये कुछ ऐसे। तो अब इधर आप देखें तो ये बैलेंस है कि नहीं। तो हम इसका जाएंगे, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग है और इसका जो है वो फिर इसको एंड जो है वो क्लोजिंग नहीं है, तो ये जो है वो बैलेंस नहीं है। सिमिलरली अगर ये आ जाती है तो इट इज बैलेंस, अगर ये आ जाता है तो इट इज ऑल्सो बैलेंस। तो इसका आपने कोड लिखना है और आपने ये देखना है कि स्टैक के बगैर आप करेंगे तो कैसे हो सकता है, और अगर आप स्टैक के साथ करेंगे तो फिर इसको कैसे करना है।